जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, गुड आफ्टरनून। हम स्टार्ट करने वाले हैं हिंदी साहित्य के इतिहास में द्विवेदी युग। हम यहाँ पर देखेंगे सारे पीवाईक्यू में वो ऑल एग्ज़ाम में भी जो आए हुए क्वेश्चंस हैं हम सारे देख रहे हैं यहाँ पर, और व्याख्यान के साथ। जो व्याख्या में हम क्या देखेंगे, जो टॉपिक से क्वेश्चन कम आए हैं या टॉपिक से नहीं आए हैं वो भी हम देखेंगे, जिससे हमारे पूरे कवर हो जाएं। तो स्टार्ट करते हैं। अभी तक का हमारे वीडियो में आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल हो गया है। आधुनिक काल में भारतेंदु युग का हो गया है, द्विवेदी युग चालू है। द्विवेदी युग में हम पहला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है? शांति प्रिय द्विवेदी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर राम अवध द्विवेदी, किसके नाम पर हुआ है? ये देखो, पीजीटी परीक्षा में 2004 में और 5 में दोनों बार क्वेश्चन पूछा गया था। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर रखा गया है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखने से पहले व्याख्या देखेंगे। आधुनिक काल कविता के दूसरे पड़ाव सन 1903 से 1920 को द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। कब से कब तक? 3 से 20 तक। यह आधुनिक कविता के उत्थान विकास का काल है। किसका? कविता के उत्थान और विकास का काल है। सन 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी सरस्वती पत्रिका के संपादक बने। द्विवेदी जी ने खड़ी बोली को शुद्ध व्याकरण सम्मत और व्यवस्थित नाम बनाकर साहित्य के सिंहासन पर बैठने योग्य बनाया। किसने? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। अब वह ब्रजभाषा रानी की युवरागी न रहकर स्वयं साहित्यिक जगत की साम्राज्ञी बन गई। यह कार्य द्विवेदी जी के महान व्यक्तित्व से ही संभव हुआ और इस काल का कवि मंडल उनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर उनके बताए मार्ग पर चला। इसीलिए इस युग को द्विवेदी युग का नाम दिया गया। क्यों दिया गया, ये हमने कारण देखा। महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे। पहला तथ्य है, द्विवेदी युग के प्रमुख कवि मैथिली शरण गुप्त। प्रमुख कवि कौन थे? मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, श्रीधर पाठक, गया प्रसाद शुक्ल सनेही, राम नरेश त्रिपाठी, नाथूराम शर्मा, शंकर सत्यनारायण, कविरत्न, गोपाल शरण सिंह आदि, ये सारे कवि किसके युग के हैं? द्विवेदी युग के। कब के हैं? द्विवेदी युग के। अगला पॉइंट है, महावीर प्रसाद द्विवेदी की साहित्य सेवा को देखते हुए सन 1931 में काशी नागरी प्रचांडी सभा ने उन्हें आचार्य की उपाधि प्रदान की। किसने? काशी नागरी प्रचांडी सभा ने। कौन सी उपाधि दी? आचार्य की। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। द्विवेदी युग नामकरण किसके नाम के आधार पर किया गया? यही हमने इसके पहले भी देखा था। महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो कोई भी जो महान है उसी के नाम पर युग का नामकरण होगा। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 3, आधुनिक हिंदी साहित्य के द्विवेदी युग का नामकरण किस रचनाकार के नाम के आधार पर किया गया है? यहाँ पर भी देखो, क्वेश्चन वही है, आंसर वही है, लेकिन क्वेश्चन को घुमाया गया है। आंसर क्या होगा? महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4, द्विवेदी युग का एक और नाम क्या है? संक्रांति काल, संधि काल,
जागरण सुधार काल, गद्य काल। तो क्या है? जागरण सुधार काल। द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल भी कहा जाता है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने आदिकाल को संधिकाल तथा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को आधुनिक काल को गद्य काल कहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। द्विवेदी युग का वह साहित्यकार जिन्हें कविता कामिनी कांत, भारतेंदु द्विवेदी, भारतेंद्र प्रगेंद्र, साहित्य सुधारक उपाधियों से विभूषित किया गया था। नाथूराम शर्मा शंकर, भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र थे, सॉरी नाथूराम शर्मा शंकर थे। कौन थे? नाथूराम शंकर शर्मा को भारतेंद्र प्रगेंदु के नाम से संबोधित किया गया। व्याख्या देखेंगे। द्विवेदी युग के कवि नाथूराम शर्मा शंकर ब्रजभाषा के कवि थे। कौन सी भाषा के? ब्रजभाषा के। किंतु शीघ्र ही खड़ी बोली की ओर झुक गए। किस ओर? खड़ी बोली की ओर थे। उन्होंने राजा रवि वर्मा के चित्रों के आधार पर कविताएं लिखी। किसके आधार पर? रवि वर्मा के चित्रों के आधार पर। ये समस्या पूर्ति में बड़े कुशल थे। इन्हें कविता कामिनी कांत, भारतेंद्र प्रगेंद्र, साहित्य सुधारक आदि उपाधियों से विभूषित किया गया था। अनुराग रत्न, शंकर सरोज, गर्भरंडा, रहस्य तथा शंकर सर्वस्व इनके प्रमुख काव्य ग्रंथ हैं। ये प्रायः अतिशयोक्तिपूर्ण कविता लिखते थे। जो अतिशयोक्ति मतलब जिससे ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर कहा गया हो। क्वेश्चन नंबर 6। ज्ञान राशि के संचित कोश की ही का नाम साहित्य है। यह उचित उक्ति किस साहित्यकार की है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंद दुलारे वाजपेयी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, मुक्ति बोध। किसकी है? महावीर प्रसाद द्विवेदी की है। व्याख्या देखेंगे। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ही द्विवेदी युग का कहा जाता है। वे साहित्य को ज्ञान राशि का संचित कोश मानते थे। वे भाषा और साहित्य को व्यवस्थापक थे। उन्होंने सरस्वती पत्रिका को इस व्यवस्थापन का माध्यम बनाया। क्वेश्चन नंबर 7। आचार्य हजारी महावीर प्रसाद द्विवेदी रचित अर्थशास्त्र विषय का ग्रंथ है। अर्थशास्त्र की भूमिका, आर्थिक व्यवस्था, भारतीय अर्थनीति, संपत्ति शास्त्र। क्वेश्चन नंबर डी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित अर्थशास्त्र विषय का ग्रंथ है संपत्ति शास्त्र। यह पुस्तक सन 1908 में प्रकाशित हुई, जो भारत के आर्थिक राजनीतिक यथार्थ का अभूतपूर्ण चित्र प्रस्तुत करती है। क्वेश्चन नंबर 8। संपत्ति शास्त्र के लेखक हैं श्रीधर पाठक, महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इनमें से कोई नहीं। तो कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 9। संपत्ति शास्त्र के लेखक का नाम महावीर प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 10। प्राचीन पंडित और कवि किसकी रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, स्वामी सत्यानंद। तो किसकी है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की है। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। पहले व्याख्या देख लेते हैं। प्राचीन पंडित और कवि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। इस पुस्तक में उन्होंने लिखा है रस ही कविता का गुण।
रस ही कविता का सबसे बड़ा गुण है। क्वेश्चन नंबर 11, जूही की कली कविता को किस संपादक ने अपने मित्र पत्र में बिना प्रकाशित किए वापस कर दिया? महावीर प्रसाद द्विवेदी ही थे। जो जूही की कली पत्रिका, निराला जी की जो रचना है जूही की कली कविता को छापने से मना कर दिया था कि इसमें अश्लीलता है, ऐसा कहकर इन्होंने वापस कर दिया था। व्याख्या देखते हैं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के साहित्यिक नेतृत्व के उत्कर्ष काल में निराला का साहित्यिक जीवन शुरू होता है। निराला की जूही की कली 1916 ईस्वी में मुक्त छंद की कविता है। कौन सी छंद थी? मुक्त छंद थी। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपने पत्र में बिना प्रकाशित किए ही लौटा दी थी। निराला समन्वय पत्र में जुड़े बाद में सुधार एवं मतवाला से भी जुड़े। मतवाला से उनका संघर्ष भी रहा। क्वेश्चन नंबर 12, निराला की कविता जूही की कली को किस संपादक ने बिना प्रकाशित किए वापस कर दिया था? तो कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। ये एक ही क्वेश्चन देखो कितनी बार आया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, अंतःकरण की प्रवृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, किसने कहा है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल। किसने कहा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। व्याख्या देखेंगे। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि कविता अंतःकरण की वृत्तियों का चित्र बन जाती है। यह रामचंद्र शुक्ल को याद करें तो उन्होंने कहा था कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। तो हृदय की मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है वह कविता है। क्वेश्चन नंबर 14, इनमें से कौन द्विवेदी युग का कवि नहीं है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, सोहनलाल द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त, राम नरेश त्रिपाठी। कौन नहीं है? सोहनलाल द्विवेदी जी नहीं हैं, बाकी सब द्विवेदी युग के हैं। मैथिली शरण गुप्त भी हैं, राम नरेश त्रिपाठी भी हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध भी हैं। ये भी देखो क्वेश्चन टीजीटी परीक्षा 2021 में आया हुआ है। व्याख्या देखेंगे। सोहनलाल द्विवेदी युग के कवि नहीं बल्कि राष्ट्रीय चेतना के अग्रदूत एवं प्रमुख गांधीवादी कवि हैं। द्विवेदी युग के प्रमुख कवि मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, श्रीधर पाठक, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, लोचन प्रसाद पांडे, राम नरेश त्रिपाठी, नाथूराम शर्मा, शंकर गोपाल शरण सिंह, जगन्नाथ दास रत्नाकर आदि हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन द्विवेदी युग का कवि नहीं है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, गोपाल शरण सिंह, लोचन प्रसाद पांडे, रांगे राघव। कौन नहीं है? रांगे राघव जी नहीं हैं, बाकी सब हैं। क्वेश्चन नंबर 16, द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ गीतकार माने जाते हैं। रूपनारायण पांडे, लोचन प्रसाद पांडे, मुकुटधर पांडे, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन है? मुकुटधर पांडे। व्याख्या देखेंगे। लोचन प्रसाद पांडे अनुज मुकुटधर पांडे भी सुकवि थे। वे प्रकृति के उपासक थे। उनके काव्य में भावात्मकता, आंतरिक संवेदना और रहस्यात्मक अनुभूति के संदर्भ दर्शन होते हैं। ये द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार माने जाते हैं। वस्तुतः इनके काव्य में छायावाद का पूर्वाभास मिला। जो पूजा फूल तथा कानन कुसुम
इनके प्रकाशित काव्य संकलन हैं। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। छायावाद का पूर्वाभास किस कवि की रचनाओं में प्रकट हुआ? मुकुटधर पांडे, रूपनारायण पांडे, लोचन प्रसाद पांडे, श्याम नारायण पांडे। तो किसमें? मुकुटधर पांडे। क्वेश्चन नंबर 18। किस कवि की रचनाओं में छायावाद का पूर्वाभास संकलित हुआ? तो मुकुटधर पांडे, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कविता कौमुदी, उद्धव चरित, प्रिय प्रवास, लोकायतन। कौन है? प्रिय प्रवास। व्याख्या देखेंगे। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध कृत प्रिय प्रवास संस्कृत की तत्सम तथा कोमलकांत पदावली से अलंकृत संस्कृत वर्ण वृत्तियों में लिखित हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। यह 12 सर्गों में विभाजित है। इसमें श्रृंगार और करुण रस की प्रधानता है। प्रिय प्रवास का प्रथम प्रकाशन वर्ष 1914 ईस्वी में किया गया। यह इस कृति पर मंगला प्रसाद पारितोष प्रदान किया जा चुका है। रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रिय प्रवास को महाकाव्य नहीं माना है। हरिऔध जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। गद्य और पद्य में उनका समान अधिकार था। कुल मिलाकर उनकी 51 रचनाएं हैं। यह कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे। पहला, प्रिय प्रवास राधा और कृष्ण के सात्विक प्रेम पर आधारित करुण रस प्रधान एवं एक मार्मिक प्रबंध काव्य है। हरिऔध जी ने पहले इसका नाम ब्रजांगना विलाप रखा, किंतु बाद में इसका नाम प्रिय प्रवास रख दिया। पहले क्या रखे थे? ब्रजांगना, बाद में प्रिय प्रवास रखा। दूसरा पॉइंट है, हरिऔध जी ने जहाँ चोखे चौपदे में मुहावरों के बाहुल्य तथा लोक भाषा के समावेश का प्रयास किया, वहीं वैदेही वनवास की रचना द्वारा एक और प्रबंध सृष्टि का प्रयत्न किया। तीसरा पॉइंट, अपने काव्य संग्रह रस कलश को ब्रजभाषा में लिखकर यह सिद्ध कर दिया कि ब्रजभाषा पर भी उनकी अच्छी पकड़ है। अगला पॉइंट, हरिऔध जी ने 2 नाटक प्रद्योग्न विजय 1893 तथा रुक्मिणी परिणय 1894 भी लिखे हैं। अगला पॉइंट, सन 1894 में इनका प्रथम उपन्यास प्रेम कांता प्रकाशित हुआ। तत्पश्चात 2 और उपन्यास ठेठ हिंदी का ठाठ 1899 तथा अधखिला फूल 1907 में भी प्रकाशित हुए। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। थोड़ी सी व्याख्या और देख लेते हैं। इक्यावन क्वेश्चन है, अभी हम चालू हैं कहाँ पे? 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, उसके पहले व्याख्या देखेंगे। अगला पॉइंट, हरिऔध जी की अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं हैं रसिक रहस्य 1899, प्रेमाम्बुज, वारिधि, प्रेम प्रपंच 1900,
प्रमाम्बु प्रस्रवण प्रेमान्बुज प्रवाह 1909 1901, प्रेम पुष्पहार 1904, उद्बोधन 1906, काव्योपन 1909, कर्मवीर 1916, ऋतुमुकुर 1917, पद्म प्रसून 1925 तथा पद्म प्रमोद। अगला पॉइंट है कल्पलता, बोलचाल, पारिजात तथा हरिऔध सतसई जैसे मुक्तक काव्य के अलावा कबीर पर वचनावली, साहित्य संदर्भ तथा हिंदी भाषा और साहित्य का विकास आलोचनात्मक कृतियों की रचना भी हरिऔध जी ने की थी। अगला पॉइंट है सन 1924 में इन्होंने हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रधान पद को भी सुशोभित किया। अगला पॉइंट खड़ी बोली का प्रथम महाकवि होने का श्रेय हरिऔध को है। क्वेश्चन नंबर 20, प्रिय प्रवास का प्रथम प्रकाशन किस वर्ष में हुआ? 1865, 1914, 1920, 1923। कब हुआ था? 1914 में। क्वेश्चन नंबर 21, खड़ी बोली हिंदी का आधुनिक कालीन प्रथम महाकाव्य है कौन सा? साकेत, प्रिय प्रवास, भारत भारती या कुरुक्षेत्र? कौन सा है? प्रिय प्रवास है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 22, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का प्रसिद्ध काव्य है कौन सा? प्रिय प्रवास। अगला क्वेश्चन नंबर 23, हरिऔध के प्रिय प्रवास महाकाव्य में सर्गों की संख्या है कितनी है? 17, 19, 21, 23। कितनी है? 17 है। हरिऔध में प्रिय प्रवास महाकाव्य में सर्गों की संख्या 17 है। ऊपर हमने क्या बताया था? शायद गलत बताया था। तो कितने हैं? 17 हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ है कौन सा? पथिक, कनुप्रिया या चोखे चौपदे, वासव दत्ता? कौन सा है? चोखे चौपदे। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 25, वैदेही वनवास नामक काव्य लिखा है देव ने, अयोध्या सिंह उपाध्याय ने, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने? किसने लिखा है? हरिऔध ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 26, वैदेही वनवास के लेखक हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। क्वेश्चन नंबर 27, वैदेही वनवास के रचयिता कौन हैं? हरिऔध, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। क्वेश्चन नंबर 28, खड़ी बोली में प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास के रचयिता कौन हैं? अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। जो क्वेश्चन कैसे भी पूछा गया आंसर एक ही है सबका। क्वेश्चन नंबर 29, खड़ी बोली में हिंदी का प्रथम महाकाव्य कामायनी, साकेत क्या प्रिय प्रवास? ऑप्शन नंबर 4 राइट है। अगला देखेंगे, हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? साकेत, सामधेनी, हल्दी घाटी, प्रिय प्रवास? तो कौन है? प्रिय प्रवास। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से किसे खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य माना जाता है? साकेत को, प्रिय प्रवास को, लोकायतन को या कामायनी को? किसे माना जाता है? प्रिय प्रवास को। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की नहीं है? विचित्र विदा वैदेही वनवास क्या है? 1 मिनट,
विचित्र विवाह, वैदेही वनवास, चोखे चौपदे, चुभते चौबते। कौन सा नहीं है? क्या पूछा है? नहीं है। तो विचित्र विवाह नहीं है, बाकी सब हरिऔध जी की है। व्याख्या देखेंगे। विचित्र विवाह राष्ट्र भारती, देवदूत, देवसभा, रामचरित उपाध्याय के कृतियां हैं। इसके अतिरिक्त इन्होंने रामचंद्रिका चिंतामणि नामक प्रबंध काव्य की भी रचना की है। शेष कृतियां अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की हैं। क्वेश्चन नंबर 33। दिवस का अवसान समीप था, गगन का था कुछ लोहित हो चला, तरुण शिखा पर थी जब राजती, कमलिनी कुल वसंत की प्रभा। काव्य पंक्तियाँ का संबंध किससे है? ऑप्शन देखें। आंसू से, परिवर्तन से, प्रिय प्रवास से, किसान से। किससे है? प्रिय प्रवास से। गगन था कुछ लोहित हो चला, ये प्रिय प्रवास से है। क्वेश्चन नंबर व्याख्या देख लेते हैं थोड़ा सा। प्रयुक्त काव्य पंक्तियाँ अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की खड़ी बोली के प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास से के प्रथम सर्ग से लिया गया। कितने सर्ग हैं? 17। क्वेश्चन नंबर 34। द्विवेदी युग की कविता है उपदेशात्मक एवं इतिवृत्तात्मक। नंबर 2 प्रकृति चित्रात्मक। नंबर 3 नवजागरण परक। नंबर 4 नारी चेतनात्मक। कौन सी है? उपदेशात्मक है। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे, थोड़ी सी व्याख्या देखें। डॉक्टर नगेंद्र अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखते हैं कि सामान्यतः द्विवेदी योगीन काव्य को निरस, इतिवृत्तात्मक और उपदेशात्मक कहा जाता है, अतः विकल्प ए सही है। कौन कहता है? नगेंद्र कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। इतिवृत्तात्मक किस काव्य युग की प्रमुख विशेषताएं हैं? तो द्विवेदी युग की। किसकी? द्विवेदी युग की। क्वेश्चन नंबर 37। द्विवेदी योगीन साहित्य में किस प्रवृत्ति की प्रमुखता नहीं है? गद्यात्मकता, काव्यात्मकता, वैचारिकता, इतिवृत्तात्मकता। तो ऑप्शन नंबर बी राइट है, काव्यात्मकता द्विवेदी युग में नहीं थी। व्याख्या देखेंगे। काव्यात्मकता द्विवेदी युग साहित्य की प्रमुखता नहीं है, शेष द्विवेदी युग की प्रवृत्ति की प्रमुखता है। क्वेश्चन नंबर 37। मधुप उपनाम से काव्यानुवाद करने वाले कवि निम्नलिखित में से कैल हैं? नंबर ए महावीर प्रसाद द्विवेदी। नंबर 2 मैथिली शरण गुप्त। नंबर 3 माखनलाल चतुर्वेदी। नंबर 4 भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन है? ऑप्शन नंबर बी मैथिली शरण गुप्त। व्याख्या देखेंगे। मधुप उपनाम से काव्यानुवाद करने वाले मैथिली शरण गुप्त हैं। इस उपनाम से गुप्त जी ने बंगाल की कवि माइकल मधुसूदन दत्त की मेघनाद वध, वीरहिणी, ब्रजांगना आदि कृतियों का काव्यानुवाद तथा नवीन चंद्र सेन के पलासीर युद्ध का अनुवाद प्लासी का युद्ध नाम से किया है। उस समय की परंपरा के अनुसार उन्होंने अपना उपनाम रसिकेंद्र भी रखा, जिस पर आचार्य द्विवेदी जी ने लिखा था, रसिकेंद्र बनने की इच्छा छोड़िए वह समय गया। स्वदेश नामक कविता की रचना में इनका उपनाम भारती था। पिताश्री उपनाम से उन्होंने सवैया की भी रचना की। मैथिली शरण गुप्त जी ने स्वयं को
कौटुंबिक कवि मात्र कहा है। महात्मा गांधी ने इन्हें भारत भारती की रचना के लिए राष्ट्रीय कवि की उपाधि दी। इन्हें आधुनिक युग का तुलसी भी कहा जाता है। वे द्विवेदी युग के हरि गीतिका छंद के बादशाह माने जाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें सामंजस्यवादी कवि कहा है। क्वेश्चन नंबर 38, भारत भारती का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? 1912 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, व्याख्या देख लेते हैं पहले। हिंदी के सर्वाधिक प्रभावी तथा लोकप्रिय रचनाओं में से एक है। इनकी कविताओं में बौद्ध दर्शन, महाभारत, रामायण आदि के कथानक स्वतः ही उतर आते हैं। हिंदी की खड़ी बोली के रचनाकार गुप्त जी हिंदी कविता के इतिहास में एक महत्वपूर्ण पड़ाव के समान हैं। उन्होंने सन 1912 में राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत भारत भारती का प्रकाशन किया, जो 3 खंडों में है। कितने खंडों में? 3 खंडों में। तो भारत भारती का कितने खंड है? 3 खंड है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। गांधी जी ने मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि की संज्ञा दी। किसने? महात्मा गांधी ने। अगला पॉइंट है, गुप्त जी को सन 1954 में पद्म भूषण से प्रदान किया गया। कब? 1954 में। क्या प्रदान किया गया? पद्म भूषण। किसे प्रदान किया गया? मैथिली शरण गुप्त को। अगला पॉइंट है, साकेत इनकी सर्वोत्कृष्ट रचना है। कौन सी? साकेत, जिसमें लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला को नायिका बनाकर राम कथा कही गई है। अगला पॉइंट है, इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं जयचंद्र वध, विकट भट्ट, गुरुकुल, किसान, सिद्धराज, जय भारत, द्वापर, वैतालिक, कुठाल, यशोधरा, पंचवटी, हिंडीवा, अर्जन विरजन, काबा एवं करबला है। अगला पॉइंट देखेंगे, गुप्त जी द्वारा अनुदित काव्य है प्लासी का युद्ध, मेघनाथ वध, वृत्त संहार। ये क्या हैं? अनुदित रचनाएं हैं। कितनी? 3। प्लासी का युद्ध, मेघनाथ वध, वृत्त संहार। अगला पॉइंट है, यशोधरा की नायिका गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा हैं। अगला पॉइंट, किसान में एक सामान्य किसान के जीवन संघर्ष की कथा है। अगला पॉइंट, रंग में भंग राजपूत आन की कथा है। अगले पॉइंट में, जैनी मार्क्स की पुत्री जैनी पर चरित्र प्रबंध काव्य है। मैथिली शरण गुप्त की प्रथम पुस्तक रंग में भंग का प्रकाशन सन 1909 में हुआ, किंतु इसकी व्याख्याति का मूलाधार भारत भारती 1912 में है। अगला पॉइंट, गुप्त जी ने तिलोत्तमा, चंद्रहास और अनघ नामक 3 नाटक, प्रायः सभी प्रकार के प्रगीत और मुक्तक भी लिखे हैं। मैथिली शरण गुप्त प्रसिद्ध राम भक्त कवि थे। अगला पॉइंट, गुप्त जी की प्रारंभिक रचनाएं कलकत्ता में निकलने वाले वैश्योपकारक में प्रकाशित होती थी। बाद में इनका परिचय आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी से हुआ और इनकी कविताएं सरस्वती में प्रकाशित होने लगी। क्वेश्चन नंबर 39, भारत भारती में किस भावना की रूपरेखा प्रस्तुत है? नंबर ए दैन्य भाव, नंबर 2 राष्ट्रीय भावना, नंबर 3 प्रेम भावना, नंबर 4 भक्ति भावना। तो कौन सी है? राष्ट्रीय भावना। क्वेश्चन नंबर 40, राजपूत आन की कथा है। सिद्धराज, रंग में भंग, पंचवटी, साकेत। किस में है? रंग में भंग। क्वेश्चन नंबर 41, वीरगांव किस कवि का जन्म था? चीरगांव। वीरगांव ने चीरगांव किस कवि का जन्म स्थान था? माखनलाल चतुर्वेदी, मैथिली शरण गुप्त, सुभद्रा कुमारी चौहान, सुमित्रानंदन पंत। किसका था?
तो मैथिली शरण गुप्त जी का था। क्वेश्चन नंबर 42, किसान के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी हैं। क्वेश्चन नंबर 43, रंग में भंग नामक काव्य कृति के रचयिता हैं कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी हैं। अगला पॉइंट क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से एक मैथिली शरण गुप्त की काव्य रचना नहीं है। सिद्धराज, जय भारत, हिडिंबा, कृषक क्रंदन। कौन सी नहीं है? कृषक क्रंदन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है? पंचवटी, रेणुका, यशोधरा, साकेत। कौन सी नहीं है? रेणुका नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 46, इनमें मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। भारत भारती, जयद्रथ वध, प्रेम पथिक, यशोधरा। कौन सी नहीं है? प्रेम पथिक नहीं है, बाकी सारी हैं। तो प्रेम पथिक जयशंकर प्रसाद की रचना है, शेष सारी मैथिली शरण गुप्त की हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 47, मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित जयद्रथ वध क्या है? महाकाव्य है, प्रबंध काव्य है, खंड काव्य है, इनमें से कोई नहीं। क्या है? खंड काव्य है। जयद्रथ वध खंड काव्य है। क्वेश्चन नंबर व्याख्या देखेंगे, मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित जयद्रथ वध का प्रकाशन 1910 में ईस्वी में हुआ था। मैथिली शरण गुप्त की प्रारंभिक रचनाओं में भारत भारती को छोड़कर जयद्रथ वध का प्रसिद्धि सर्वाधिक रही है। हरि गीतिका छंद में रचित यह एक खंड काव्य है। 48 साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग है। षष्ठ, सप्तम, अष्टम, नवम। क्या है? नवम। व्याख्या देखेंगे, मैथिली शरण गुप्त कृत साकेत महाकाव्य का नवम सर्ग सर्वाधिक मार्मिक है। साकेत में 12 सर्ग हैं, जिसका रचनाकाल 1916 से 1932 ईस्वी है। साकेत की संपूर्ण कथा का केंद्र बिंदु उर्मिला है। आरंभ में इसका नाम उर्मिला उताप अर्थात उर्मिला काव्य रखा है गया है, क्योंकि महाकवि रविन्द्रनाथ ने बंगाली भाषा में लिखे गए अपने निबंध काव्येर उपेक्षिता में राम कथा में अव्यक्त वेदना देखी। उर्मिला के प्रति भारतीय कवियों की उपेक्षा की ओर ध्यान आकृष्ट किया था और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता लेख द्वारा हिंदी कवियों से अनुरोध किया था कि वे इस उपेक्षा को दूर करें। अपने काव्य गुरु द्विवेदी जी से संकेत पाकर गुप्त जी ने साकेत लिखना शुरू किया। क्वेश्चन नंबर 49, साकेत की कथा का मुख्य संबंध किसके चरित्र विकास से जुड़ी है? उर्मिला के, लक्ष्मण और उर्मिला के। ऑप्शन नंबर बी राइट है। व्याख्या देखो, साकेत की कथा का मुख्य संबंध उर्मिला और लक्ष्मण के चरित्र से जुड़ा है। यह मैथिली शरण गुप्त की सर्वश्रेष्ठ काव्य है। इसकी कथा साकेत अयोध्या के केंद्र मानकर लिखी गई है। इसका काव्य का प्रारंभ अयोध्या के राजभवन से होने वाले लक्ष्मण उर्मिला के विनोद से होता है। यह विशद प्रबंध काव्य है। इसमें लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला को नायिका बनाकर रामकथा कही गई है। साकेत रचना की मूल प्रेरणा गुप्त जी को महावीर प्रसाद द्विवेदी के एक लेख कविता की उर्मिला विषयक उदासीनता से मिली, जो सरस्वती में 1908 में ईस्वी की जुलाई में भुजंग भूषण भट्टाचार्य के छद्म नाम से छपा था। भुजंग भूषण। क्वेश्चन नंबर 50, मैथिली शरण गुप्त ने इतिहास के उपेक्षित नारी पात्र को निम्न पुस्तक में प्रतिष्ठित किया। किसमें? भारत भारती, रंग में भंग,
द्वापर या साकेत, किसमें, साकेत में। क्वेश्चन नंबर 51, द्विवेदी युग के संपूर्णतः प्रतिनिधि कवि हैं श्रीधर पाठक, हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त, इनमें से कोई नहीं, तो गुप्त जी हैं, मैथिली शरण गुप्त। व्याख्या देखेंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखा है कि गुप्त जी की प्रतिभा की सबसे बड़ी विशेषता कालानुसरण की क्षमता, अर्थात उत्तरोत्तर बदलती गई भावनाओं और काव्य प्रणालियों को ग्रहण करते हुए चलने की शक्ति। इस दृष्टि से हिंदी भाषी जनता के प्रतिनिधि कवि ये निसंदेह कहे जा सकते हैं। भारतेंदु के समय में से स्वदेश प्रेम की भावना जिस रूप में चली आ रही थी, उसका विकास भारत भारती में मिलता है। इधर के राजनीतिक आंदोलन ने जो रूप धारण किया या उसका पूरा आभास पिछली रचनाओं में मिलता है। इस आधार पर कहा जा सकता है कि सत्याग्रह, अहिंसा, मनुष्यत्ववाद, विश्व प्रेम, किसानों एवं श्रमजीवियों के प्रति प्रेम एवं सम्मान सबकी झलक हम पाते हैं। अतः द्विवेदी युग के संपूर्ण प्रतिनिधि कवि मैथिली शरण गुप्त हैं। अभी हम अगले वीडियो में छायावाद पढ़ेंगे। अभी हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। द्विवेदी युग से रिलेटेड हमने यहाँ पर 51 क्वेश्चंस देखे हैं। अब आगे का क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही हमारे सारे वीडियो पाने के लिए फ्री में सभी टॉपिक्स PYQ के क्वेश्चंस पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।